समझा नहीं दिए? देख लेना एक बार। अबा 8:30 बजे कहाँ से मिलता है बुंजिया पूड़ी? लेट से अला के बाद सब्जी पूड़ी मिला है। लेट से कहीं पंगत में जाइएगा तो देखिएगा सब्जी पूड़ी मिलता है, 4 गो मिठाई नहीं रहता है, नहीं मिलता है। कई गरीब आदमी के पार्टी में नहीं गई है का रे? तो गरीब आदमी के पार्टी में जाके देखना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरा सा इस पे फोकस कीजिएगा सब लोग। यानी कि उपसंयोजन यौगिक का उपसंयोजन यौगिक का भाग। देखिए ये आज का टॉपिक आपके पास है पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ गए? और ये पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर कॉपी किताब में इसको भरदम लिखिए, अच्छा से समझिएगा। और इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कौन कौन से टर्म यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास होता है काउंटर आयन। क्या चीज़ होता है? काउंटर आयन। तो ये काउंटर आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये काउंटर आयन होता क्या है, ये काउंटर आयन होते क्या है। इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद हमें पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बारे में पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संकुल गोला। और उसके बाद कहा जाता है आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर को एक और नाम से जानते हैं जो कि कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर बोलते हैं बाबू यहाँ पर होता है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जिसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं यहाँ पर आपके पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्व समूह या संक्रमण धातु समूह के नाम से जानते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ल्यूइस एसिड कहते हैं। यानी कि इसका जो नाम होता है ये होता है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड को यहाँ पे एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। और ल्यूइस एसिड कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ल्यूइस अम्ल के बारे में बोल रहा है। देखिए इस पोर्शन के बाद हमें पढ़ना होता है, जब सेंट्रल मेटल एटम पढ़ लेते हैं तो हमें पढ़ना होता है लिगेंड। लिगेंड LIGAND लिगेंड। अब ये जो हमारे पास लिगेंड होते हैं ये लिगेंड आपके पास पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं। फिर डेंटिसिटी के आधार पे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड भी होते हैं। तो ये सब बात हम लोग करेंगे लिगेंड में। लेकिन लिगेंड को फिर कहा जाता है आपके पास ल्यूइस बेस। इसको हम लोग ल्यूइस बेस कहते हैं। और ल्यूइस बेस को कहा जाता है बाबू आपके पास डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला या दाता परमाणु भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको कहा जाता है दाता परमाणु। और ल्यूइस बेस जो आपके पास होते हैं ये तो आपको पता ही है कि ल्यूइस क्षार होता है। तो इसके अंदर में कुछ और टर्मिनोलॉजी पाए जाते हैं, इसके अंदर और टर्मिनोलॉजी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बताया जाता है। फिर होता है आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंड की संख्या।
तो यहाँ पर आपके पास होता है लिगेंड की संख्या। जैसे लिगेंड की संख्या आपके पास 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये सब का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? तो डाई के रूप में, इसको ट्राई के रूप में, इसको टेट्रा के रूप में, इसको पेंटा के रूप में, और इसको हम लोग हेक्सा के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब है कि जब लिगेंड की संख्या 2 होता है तो डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जब लिगेंड की संख्या 3 होते हैं तो ट्राई का इस्तेमाल किया जाता है, 4 होते हैं तो टेट्रा, 5 होता है तो पेंटा, और 6 होता है तो हेक्सा। यानी इतना सारा अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे और होता है डेंटिसिटी वगैरह, तो वो लिगेंड में ही हम पढ़ा देंगे आपको कि लिगेंड डेंटिसिटी के अनुसार लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, इसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया बाबू कि सबसे पहले काउंटर आयन, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड, ये सब आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक हमारा शरीर की तरह होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा एक क्या है? शरीर है, और शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वही पार्ट के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक ना? तो चलिए इसको फटाक से उतारिए। अरे हमार वीडियो वायरल का होत बा, हमरा एगो नंबर वायरल होल बा, जब माथा पगलाई तब कोई एगो पूजा नाम के लड़की है जो आईडी हमर अथी कर ली है, हैक कर ली। हैक नहीं, जैसे नंबर नहीं होता है। अरे सुंदर तो नहीं है, समझिए सुंदर रेखा लगती है। अब सुनो क्या हुआ कि 15 को ग्रुप में डाल दी है नंबर, समझ गए? नहीं होता है वो छूतिहर लड़की लोग, तो वही छूतिहर है कि हमसे बात करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो बताइए वो अपन बाप के नंबर दे दिए सबके ग्रुप में। अब वो क्या हो रहा है कि सब आदमी फोन कर रहा है लड़की समझ के, कहलिए अरे बेहुदा तोरा इतना पता नहीं है कि मैंने कोई लड़की ग्रुप में नंबर देगी? हाँ बताओ, आजकल रोड पर मांगिए कोई से दे तो नंबर तो नहीं देती है, ग्रुप में नंबर दे जाएगी। हम कहलिए दिमागों की कमी है आदमियों के पास, अधर के धुकले हैं सब, समझ गए? कहा जाता है बाबू कि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कहा जाता है कि उपस्थित हो भी सकता है और उपस्थित नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास ऐसा होता है जिसमें आपका काउंटर आयन की उपस्थिति होती है, समझ गए? कल एक एग्जाम्पल लिए थे आप लोग के पास दूल्हा का और शादी ब्याह का। तो शादी ब्याह में बताइए कि काउंटर आयन बाराती होता है और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में दूल्हा दुल्हन होती हैं। तो बताइए कि काउंटर आयन, कहीं कहीं देखे होंगे कि बारात नहीं भी जाता है फिर भी ब्याह हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा सुने कि दूल्हा दुल्हन नहीं जाता है ब्याह हो गया? ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो वही बात यहाँ पर होता है। काउंटर आयन जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको रहना क्या चीज है? अनिवार्य है और अनिवार्य नहीं भी है। यानी कि कह सकते हैं कि इसको रहने से कोई फर्क काउंटर आयन को पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए आते हैं यहाँ पे डिफिनेशन पे कि काउंटर आयन का डिफिनेशन क्या होता है। द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज नॉट क्लोज्ड विथ इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड काउंटर आयन। यानी उपसंयोजन यौगिक का वह भाग जो ब्रैकेट से घिरा हुआ नहीं होता है उस भाग को काउंटर आयन कहते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं काउंटर आयन को कि जितना आपके पास काउंटर आयन उपस्थित होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि K4FeCN6 है, तो बताइए कि ब्रैकेट वाला पार्ट ये वाला है और बिना ब्रैकेट वाला पार्ट ये वाला है। तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं रखता है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं रखता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया जा रहा है कि जो बिना ब्रैकेट वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। देखिए काउंटर आयन इज डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि हम यहाँ पर एक्वस मीडियम में डालेंगे, एक्वस मीडियम कहने का मतलब जलीय विलयन,
जलीय विलयन। अब जलीय विलयन का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे जलीय विलयन का मतलब होता है कि आपके पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी है जो वो सामान्य वाटर होता है, लेकिन एक गिलास पानी में आप नमक को घोल देते हैं तो वो क्या चीज का घोल यानी क्या चीज का विलयन तैयार हो जाता है? नमक का विलयन तैयार हो गया, नमक का जलीय विलयन तैयार हो गया। फिर जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, उसमें आप चीनी को डाल दिए तो वो क्या चीज का विलयन तैयार हो गया? चीनी का जलीय विलयन तैयार हो गया। तो कोई जलीय विलयन कहने का मतलब कि कोई एक्वस मीडियम में कुछ केमिकल को मिलाया गया हो या कोई आपके पास वाटर रूपी कोई आपके पास केमिकल हो। तो अब देखिए, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस मीडियम में डालते हैं तो काउंटर आयन उपस्थित यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है तो काउंटर आयन पानी में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। तो 4K पॉजिटिव और ये वाला बंदा ये FeCN6 ये आपका नहीं घुलता है, क्योंकि ये वाला जो है आपका ये पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि ये घुल जाता है और घुल करके क्या करता है? इस तरीका से मान लो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर हम पानी रखे हुए हैं और पानी में क्या किए हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डाले हैं यहाँ पर K4FeCN6। अब बताइएगा कि जैसा ही पानी में आएगा तो ये वाला पोटेशियम जो 4 है ये आपका इस तरीका से टूट जाएगा, K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, और ये वाला बंदा पानी में नहीं टूटेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा भाग होता है जो पानी में नहीं टूटता है, यानी पानी में नहीं घुलता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन जो होते हैं ये पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। देखिए टूट गया कि नहीं टूट गया। अब देखा जाए काउंटर आयन में और में नॉट बी प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास है कि काउंटर आयन उपसंयोजन यौगिक में उपस्थित रह सकता है और उपस्थित नहीं भी रह सकता। ये तो बात हम लोग कल ही से रट रहे हैं। अब देखिए काउंटर आयन विल नेवर प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, काउंटर आयन जो होते हैं ब्रैकेट वाला पार्ट में नहीं होता है। फिर कहा जाता है काउंटर आयन मे बी केटायन और एनायन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। देखिए इसमें जैसे आपके पास दिया हुआ है कोई काउंटर आयन, ये काउंटर आयन पर चार्ज किस पर निर्भर करता है? जैसे देखे ना यहाँ पे कि K4 लिखा हुआ है तो पोटेशियम पर कितना चार्ज रहेगा बाबू? 4 पॉजिटिव रहेगा ना। तो जरा सा यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर बोला है आपके पास कि कोई आपके पास काउंटर आयन है। अब ये काउंटर आयन के बारे में बता रहा है कि जैसे मान लीजिए K2PT Cl6 है, Cl6 है। तो देखिएगा यहाँ पर K2PT Cl6 में ये वाला पार्ट काउंटर आयन और ये वाला पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब यही बात बोला है कि जो काउंटर आयन पर जो आवेश होते हैं, जो चार्ज होता है वो इस पर जितना चार्ज होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर जितना चार्ज होता है इस पर ये डिपेंड करता है, इस पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। यानी कि ये जो है घर का मुखिया है, ये घर का क्या है? मुखिया है। इसका जितना चार्ज होगा उसी पे ये बाहरी वाला भी, बाहर जो आयन है इस पर इसका चार्ज अवेलेबल होगा। जैसे मान लिया जाए कि इसका सपोज डेट -2 है तो इसका कितना हो जाएगा? +2। अब यहाँ पर तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाया नहीं है तुम लोग को। तो एक दफा ऐसे समझ लो, जब ये K2 था तो यहाँ पर बताइए 2K+ के रूप में ही टूट जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है? PtCl6।
अब बताइएगा कि यहां पर काउंटर आयन के पास कितना चार्ज अवेलेबल है, +2। इस पूरा कंपाउंड को जीरो करने के लिए इस पर कितना चार्ज लग जाएगा, -2। यानी कि ये +2 तो ये वाला -2। तो ये -2 इसलिए हुआ क्योंकि जितना आपके पास कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज अगर -4 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, +4 हो जाता। समझ गए? क्योंकि जी दोनों मिल करके ही हमारे पास क्या चीज का निर्माण करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जाता है बाबू कि अगर काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स स्फीयर दोनों दिए हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करते हैं तो इसका जो आवेश होता है वो किस पर निर्भर करता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या चीज आता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। चलिए बाबू साइलेंट हो जाओ। कॉम्प्लेक्स स्फीयर, अब ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड टर्मिनोलॉजी आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संकुल गोला। संकुल गोला। अब देखिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा भाग जो ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है। अब जो ब्रैकेट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भाग घिरे हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर को जब पानी में डाला जाता है या कोई जलीय विलयन में डालते हैं तो ये बंदा डिसोसिएट नहीं होता है, यानी कि आयन के रूप में ये टूटता नहीं है। जब ये आयन के रूप में नहीं टूटता है तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपके पास होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जितने भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होते हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। किस प्रकार का बॉन्ड बने होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप दो, और हम दोनों मिलाकर के एक बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड पे हमारा अधिकार होगा और आपका भी अधिकार होगा। 11 क्लास में बात बताया गया था कि 1 लाख रुपया हम लगाते हैं, 1 लाख रुपया तुम लगाओ, और क्या करते हैं कि एक पुल का निर्माण करते हैं और उस पुल पर हम दोनों आपस में क्या करेंगे, अप डाउन करेंगे, आवाजाही करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे हम हाई पावर के आदमी हैं, ये बेचारा लो पावर के आदमी है, समझ गए। अब इससे कहेंगे नहीं पुल तुम ही बनवाओ, खाली हम चढ़ेंगे, समझ गए। ये होता है कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम यही काम करता है, लिगेंड बेचारा को कहता है कि काम तुम करो, इलेक्ट्रॉन तुम दो और काम हम अपना करेंगे, समझ गए। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वो होता है क्या चीज, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया जाता है कि चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन आप दो, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे और बॉन्ड बनाएंगे और इस बॉन्ड को दोनों यूज करेंगे, जिसको जरूरत जहां पड़ेगा अपना यूज कर लेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कहता है कि हम मजबूत आदमी हैं, तुम कमजोर आदमी हो, तुम अपना एक बंधन बनाओ हमारे साथ जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, तुम्हारा पैसा होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब वो चीज बन जाएगा तो उसका उपयोग हम भी करेंगे और तुम भी करना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में कहा जाता है बाबू कि जैसे यहां पर देख रहे हैं आप लोग K4Fe6, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसलिए ये याद हो जाता है और इसको पे पूरा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए इसमें कहा जाता है कि आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज,
इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है, ये कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर को यदि आप एक्वस मीडियम में डालते हैं, इसको आप एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर नॉट डिसोसिएट, यानी डिसोसिएट नहीं होता है। और नॉट डिसोसिएट यानी कि ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। और टूटता नहीं है तो बताइए कि आयन प्रोड्यूस करेगा? नहीं। जब ये टूटा ही नहीं तो आयन को भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। डू नॉट प्रोड्यूस आयन। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमारे पास होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, कॉम्प्लेक्स स्फीयर को जब एक्वस मीडियम में डालते हैं तो टूटता नहीं है, ना आयन प्रदान करता है, नहीं आयन प्रदान करता है। तो यहाँ पर बताइए कि आयन प्रदान क्यों नहीं करता है और ये टूटता क्यों नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पास K4Fe-CN6 है, इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 4K, और यहाँ पर बन जाता है सेंट्रल मेटल एटम Cn, Fe 2 3 4 5 और आपके पास 6, यानी कि यहाँ पर Cn, 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 यहाँ पर Cn। देखिए, ये वाले जो हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में ये जो प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है बाबू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम जो आपके पास होता है, ये सभी को क्या करके रखता है? अपने पास जोड़ करके रखता है, क्योंकि इससे इसको क्या चीज है? काम है। क्योंकि इससे इसको इसलिए काम है क्योंकि ये बेचारा अमीर आदमी है और ये बेचारा सब गरीब आदमी है। समझ गए? अब गरीब आदमी है तो कहता है कि पुल का निर्माण तुम करो, पुल का निर्माण तुम करो, और इस पे अप डाउन हम करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको कौन देता है? ये निगेटिव लिगेंड देता है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बेचारा इस लिगेंड का लगा होता है, और इसके बीच में जब बॉन्ड बन जाता है तो कहता है कि इस बॉन्ड का नाम क्या चीज हो गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। इस बॉन्ड का नाम क्या हो गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? चलिए इसको जरा नोट कीजिए, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे। समझते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का ये आपके पास थ्योरी लिखा गया है। इस थ्योरी को आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए ना सब लोग? अब देखिए, कहा गया है कि संकुल गोला यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा भाग जो कैसा पार्ट बनाता है, इस ब्रैकेट में उपस्थित होता है। यानी कि ब्रैकेट से घिरा हुआ जो भाग होता है, इस पूरा को हम क्या कहते हैं? संकुल गोला कहते हैं या संकुल क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि द मेटल और मेटल आयन इंक्लूडिंग लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ से एक चीज और आपको सीखने को मिला कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर को हम किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग होता है जिसमें धातु और धातु आयन तथा लिगेंड को सम्मिलित रूप से उपसहसंयोजन भाग कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग जिस भाग में सेंट्रल मेटल एटम होते हैं या सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड की जहां पर उपस्थिति होती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहते हैं। फिर कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर
डू नॉट डिसोसिएट इन आयन। कॉम्प्लेक्स स्फीयर पानी में घोलने पर ये टूटता नहीं है, यानी आयन के रूप में प्रदान नहीं करता है। इट इज ए डिनोटेड बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग ब्रैकेट से सूचित करते हैं। इस प्रकार से यदि आपको दिखाई दे देता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, इट हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और लिगेंड होते हैं उसके बीच में कौन सा बंधन बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये एक्वस मीडियम में जल्दी नहीं टूटता है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज नेसेसरी प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर का उपस्थित होना अति आवश्यक है। यदि ये नहीं उपस्थित होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित होना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसके अंदर में आपको बात किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में दो पार्ट होते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम और सेकंड होता है क्या चीज? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग ल्यूइस एसिड कहते हैं और कहा जाता है कि आपके पास फिर एक होता है लिगेंड, तो लिगेंड को हम लोग ल्यूइस बेस कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और हम लोग फिर लिगेंड को क्या कहते हैं? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अगला क्लास बातचीत करेंगे यही पार्ट में कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के दो पार्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर दो चीज होता है, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम और एक आपका लिगेंड। आज भर इतना ही, मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास। चलो प्रिंस, अपना काम पे लगो।